एक ऐसी हॉस्पिटल चेन जिसके खुद के फाउंडर्स ने उसको धोखा दिया या फिर उसको लूटा, फिर भी 10x रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने लास्ट 7 years में। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन फोर्टिस हॉस्पिटल्स की। ये थर्ड लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, ओनली आफ्टर अपोलो एंड मैक्स। ओके, सो फोर्टिस के प्रेजेंट एंड फ्यूचर को डिस्कस करने से पहले फोर्टिस का पास्ट समझना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिसेंट टाइम्स की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल कॉर्पोरेट टर्न अराउंड स्टोरी है। अगर आप सिंह ब्रदर्स के फ्रॉड के बारे में भी जानते हैं तो आप ये वीडियो थोड़ा आगे तक स्किप कर सकते हैं, बट फॉर अदर्स लेट्स स्टार्ट। तो मलविंदर और शिविंदर सिंह ये दो प्रमोटर थे फोर्टिस के, बट उससे पहले इनको विरासत में मिली थी इंडिया की सबसे बड़ी फार्मेसी कंपनी जिसका नाम था रैनबैक्सी। इन्होंने 2008 में डाइची सांक्यो जो जापान की कंपनी थी उसको ये कंपनी बेच दी थी फॉर अ रिकॉर्ड $4.6 बिलियन। अब वो जो पैसा आया उससे इन्होंने यूज किया फोर्टिस को एक्सपैंड करने के लिए, बट फोर्टिस वैसे स्टार्ट कर दिया था इन्होंने 1996 में और पहला हॉस्पिटल खोला था 2001 में। बट ये पैसा आने के बाद इन्होंने बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड किया और 2011 तक ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट चेन बन गए थे विद 52 हॉस्पिटल्स। और उसी के साथ में पैरेलली इन्होंने एक डायग्नोस्टिक बिजनेस भी बना दिया था, SRL डायग्नोस्टिक्स, जो भी नेशनल लेवल का लीडिंग चेन था। बट इस पूरी स्टोरी में एक फ्लॉ था। डाइची को बाद में पता चला कि रैनबैक्सी पे FDA यानी कि USA में फ्रॉड के केसेस चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स उन्होंने अपना पैसा मांगा और सिंगापुर कोर्ट ने इन ब्रदर्स को, डाइची को 3500 करोड़ लौटाने के लिए बोला। बट वो सारा पैसा तो हॉस्पिटल के एक्सपेंशन में लग चुका था, तो अब पैसे कहाँ से आते? यहीं से चालू हुआ फोर्टिस का फ्रॉड केस। तो 2014 से 2018 के बीच में ये वाली जो लिस्टेड कंपनी है जिसमें लाखों शेयर होल्डर्स भी इन्वेस्टेड थे, इसको इन्होंने, इन दोनों सिंह ब्रदर्स ने अपने पिगी बैंक के ऐसे यूज किया, अलग अलग तरीके के फ्रॉड के। इसमें से मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। पहला था बर्डी एंड बर्डी करके एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई, 200 करोड़ में उससे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदी, बट इन रियलिटी वो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब वो कंपनी क्लेम कर रही थी उसकी प्रॉपर्टीज है, तो दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज में उन्होंने सेम डुप्लीकेट फोटोज लगा रखे थे, उस लेवल का स्कैम। उसके बाद दूसरा स्कैम इन्होंने जो किया, मनविंदर सिंह ने 18 करोड़ का सैलरी विड्रॉ किया फॉर अ पोजीशन इन अ कॉर्पोरेट जो लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके अलावा इन्होंने ऑफिस लीजेस में 50 करोड़ का स्कैम किया, 494 करोड़ का 3 अपनी प्रमोटर एंटिटीज को लोन दे दिया और बाद में वो राइट ऑफ कर दिया। बट ऑफकोर्स कोई भी फ्रॉड आगे या पीछे पकड़ में आता ही है। सो 2018 में ये फ्रॉड पकड़ में आया, ऑडिटर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करने से मना कर दिया, पूरी बड़ी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये दोनों भाइयों का जो फ्रॉड है वो सामने आया, फोर्टिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर एंट्री हुई मलेशिया की एक कंपनी, इसका नाम है IHH हेल्थ केयर। उन्होंने 4000 करोड़ में 31% स्टेक खरीदा इस कंपनी का, क्लोज टू 170 पर शेयर, जो आज 980 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये था सिंह ब्रदर्स का सागा और IHH की एंट्री। अब IHH के मेजर शेयर होल्डर बनने के बाद और अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर रघुवंशी, इस कंपनी ने पूरा 360 डिग्री टर्न अराउंड किया है। जो रेवेन्यू 4500 पे था, 4500 करोड़ पे, उसको ये 9000 करोड़ पे ले गए। एबिटा मार्जिन जो 6% पे था, कैन यू इमेजिन, 6% एबिटा मार्जिन था, उसको ये 23% तक ले गए हैं। अब मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है उसको और आगे 25% तक लेके जा सकते हैं। और शेयर प्राइस परफॉर्मेंस ने भी अपने को पूरा ये रन दिया है, 170 का स्टॉक मोर देन 1000 पे चला गया था। चलो अब ये बात हो गई पास्ट की। नाउ लेट्स डिस्कस देयर बिजनेस मॉडल। सो फोर्टिस एक हेल्थ केयर चेन है, ये तो सब जानते ही है। तो हॉस्पिटल बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन लार्ज कैप, इनके हॉस्पिटल्स, इनके टोटल 36 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें 6000, मोर देन 6000 ऑपरेशनल बेड्स हैं। और ये हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया फैले हुए हैं, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, बेंगलोर, मुंबई, काफी जगह पे इनके हॉस्पिटल्स हैं। अब अगर अपन आते हैं इनके ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पे, तो ये एक प्रीमियम हॉस्पिटल चेन है एंड इनका वन ऑफ द हाईएस्ट आरपॉब है, यानी कि रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड पर डे। बेसिकली अगर पेशेंट एडमिट होता है तो एक दिन का ये लोग कितना चार्ज करते हैं, ये वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, क्लोज टू 70,000। अब अगर अपन बात करें इनके ऑक्यूपेंसी की, तो वो भी काफी हाई लेवल्स पे है, क्लोज टू 70%, विच इज प्रिटी इंप्रेसिव, क्योंकि अभी हर जगह एक्सपेंशन चल रहा है, हर हॉस्पिटल में एक्सपेंशन हो रहा है। तो इवन ड्यूरिंग एक्सपेंशन अगर ये 70% ऑक्यूपेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं, ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है।
फिर बात करें अगर इनके एबिटा मार्जिन की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका एबिटा मार्जिन 20 to 23% है, विच इज लोअर देन कंपेरेटिवली द 25% बेंचमार्क इन द हॉस्पिटल्स। बट ये इन्होंने 6-7% से बढ़ा के 23% पे लेके गए, विच इज प्रिटी इंप्रेसिव। एक और चीज है इनके बिजनेस के बारे में, जो मैनेजमेंट है वो क्लेम कर रहा है वो एबिटा मार्जिन को 25% तक ले जाएगा अगले 2-3 सालों में। बट जैसे कि मैं बाकी हॉस्पिटल के वीडियोस में भी बोल रहा हूँ, आई डाउट दैट, बिकॉज अब जो है डॉक्टर शॉर्टेजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखने लग गए हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रोफेशनल फीस टू डॉक्टर्स बढ़ रहा है, तो अब एबिटा मार्जिन को बढ़ा पाना मुश्किल होगा। बट और जगह पे आप ऑपरेशनल एफिशिएंसीज अचीव कर सकते हो, इसलिए हो सकता है ये एक्चुअली 25% का टारगेट अचीव कर लें। अब अगर इनके डायग्नोस्टिक्स बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो वो भी एक नेशनल लीडिंग चेन है, मोर देन 4000 लैब सेंटर्स हैं उनके अक्रॉस इंडिया। ये बिजनेस पहले एसआरएल के नाम से जाना जाता था, बट न्यू मैनेजमेंट ने पुराने लेगेसी नेम्स को पूरी तरीके से खत्म करा है, एंड इस वजह से इन्होंने रीब्रांडिंग करी है और एगिलिस के नाम से अब अपने बिजनेस को चलाते हैं। सो इस बिजनेस ने भी काफी अच्छा टर्न अराउंड किया है। सो कोविड के बाद इस बिजनेस में एक फॉल आ गया था, क्योंकि ऑफकोर्स कोविड रिलेटिंग टेस्टिंग खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाया है, क्लोज टू 8% रेवेन्यू ग्रोथ किया है 2026 में। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि अब जो बिजनेस है वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स पे बढ़ेगा, रेवेन्यू टर्म्स में भी और एबिटा मार्जिन टर्म्स में भी। चलो अब बिजनेस मॉडल की बात हो गई, तो अब इस कंपनी से रिलेटेड 2-3 चीजें यूनिक जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो अपन वो जान लेते हैं। पहला आता है IHH का ओनरशिप। तो अभी जो वो मलेशिया का हेल्थ केयर चेन है वो 31% ओन करता है इस हॉस्पिटल का, बट वो लोग अभी इसको बढ़ाने वाले हैं, ऐसा अभी मैनेजमेंट ने अपने थर्ड क्वार्टर कॉल में भी बोला है। सो बेसिकली क्या था, अभी तक मई 2026 तक सेबी का कुछ रिस्ट्रिक्शन था इस कंपनी पे कि IHH अपना शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ा सकता है। अब क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन खत्म होने वाला है, तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है टिल अगस्त सितंबर वो 5% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देंगे IHH को, और उससे उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। अब शेयर होल्डर्स के शेयर प्राइस पे इसका डायरेक्टली आई डोंट थिंक कोई इम्पैक्ट होता है, बट एक चीज जो है, ये पैसा कंपनी के पास आएगा तो कंपनी इसको या तो अपना डेट रीपे करने के लिए या फिर एक्सपैंड करने के लिए यूज कर सकती है, तो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है। दूसरा है रेगुलेटरी ओवरहेड। अब ऑल्दो मैनेजमेंट ने काफी सारे जो लीगल केसेस थे, काफी सारे जो क्लेम्स थे, उनको सेटल कर दिया है, बट अभी भी काफी ज्यादा लीगल इश्यूज पेंडिंग है। तो अगर आप इनका एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो वो बहुत ही बड़े उन्होंने डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने AI को यूज करके और उसको कंसाइज करा है, और मैं उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे शेयर करता हूँ। तो मोटा माटी जो है 2800 करोड़ का इनके ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी है दिखा रहे हैं अभी भी। ऑल्दो मैनेजमेंट बिलीव करता है कि उनमें से कुछ भी एक्चुअली पे नहीं करना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स मैनेजमेंट हमेशा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, एज अ इन्वेस्टर अपने को कॉशियस रहना चाहिए। तो ये कुछ केसेस है रिलेटेड टू मेडिकल नेग्लिजेंस, या फिर जो सिंह ब्रदर्स ने फ्रॉड्स किए थे, मैल प्रैक्टिसेस किए थे लोगों के साथ, उससे रिलेटेड, या फिर थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का कुछ इश्यू है। तो ऐसे करके टोटल 2800 करोड़ का लीगल ओवरहेड है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इनके रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आप 40 का 26 का परफॉर्मेंस देखोगे, 2026 का, यानी कि अभी जो मार्च के रिजल्ट्स आए हैं 22 मई को ही, तो काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस रहा है। सो ऑक्यूपेंसी जो है इनका 68% रहा, विच इज क्लोज टू मे लेवल 68-69%। अब बेड्स बढ़ रहे हैं बट ऑक्यूपेंसी स्टिल 68% यानी कि मेंटेन्ड है, तो इसका मतलब है बिजनेस बढ़ रहा है। दूसरी अगर अपन बात कर लेते हैं बेड ग्रोथ क्या रहा, तो 48-36 इनके ऑपरेशनल बेड्स थे 25 में, जो कि बढ़ के 5000 हो गए हैं। आरपॉप का बात कर लें तो आरपॉप ग्रोथ भी काफी सॉलिड रहा। अब ये कंपनी एनुअल नंबर डिस्क्लोज करती है, तो इनका जो आरपॉप है वो क्लोज टू 2.42 करोड़ था 25 में, वो उसमें 3-4% की ग्रोथ आई है। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है आगे भी वही 4-5% इन्फ्लेशन लिंक ग्रोथ आएगी आरपॉप में। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो है वो 4.21 डेज रहा है इनका। ठीक है, अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफी अग्रेसिव रही है। रेवेन्यू इनका क्लोज टू 17% ग्रो करा है, 7,700 करोड़ से बढ़ के 9,000 करोड़ हो गया है। सॉलिड है, राइट। स्पेसिफिकली हॉस्पिटल बिजनेस ने 19% का ग्रोथ दिया है। अब अपन बात करें अगर इनके एबिटा की, तो जो इनका एबिटा मार्जिन है वो 23% हुआ इस साल, 20.4% से बढ़ गए, तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। और एक जो अच्छी बात निकल के आती है, मैनेजमेंट ने पहले से ही ये क्लेम कर लिया था कि वो अपना एबिटा मार्जिन बढ़ाएंगे, तो ये दिखाता है मैनेजमेंट की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अब अगर अपन बात करें इनके पैट की,
तो पैट में भी काफी अच्छा 31% ग्रोथ आया है। अब पैट इनका मोर देन 1000 करोड़ हो गया है, टू बी प्रिसाइज 1064 करोड़ का इन्होंने पैट रिपोर्ट किया है। ओके, अब डेट की बात करें तो डेट थोड़ा इनका मैं कंसर्निंग नहीं कहूंगा, बट बाकी हॉस्पिटल चेन से थोड़ा एलिवेटेड है। सो इनका नेट डेट क्लोज टू 2300 करोड़ है। तो इनका जो नेट डेट टू एबिटा आता है वो मोर देन 1 टाइम्स है, विच इज मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी IHH का पैसा भी आने वाला है, वो भी यूज हो सकता है डेट रीपे के लिए, और उसके अलावा भी कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छा कैश जनरेट कर रही है, तो रीपे हो सकता है। बट जस्ट टू हाईलाइट कि इस कंपनी पे डेट है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। अब अगर अपन इनके डायग्नोस्टिक्स बिजनेस के बारे में बात करें, तो जो इनका डायग्नोस्टिक्स बिजनेस है एग्युलस, उसके अंदर रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 8.5% आया। टेस्ट वॉल्यूम्स और रेवेन्यू पर टेस्ट, इन दोनों में 4% की ग्रोथ आई। तो आप देख सकते हो काफी बैलेंस्ड ग्रोथ रही है, प्राइस और वॉल्यूम का मिक्स रहा है। और उसका जो एबिटा मार्जिन है वो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, 18% से बढ़ के 24%। बट पिछले साल जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने एग्युलस का ब्रांड लिया था, तो उससे रिलेटेड 1 टाइम कॉस्ट लगी थी, इसलिए एबिटा मार्जिन कम था। अगर अपन एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं तो 22% से बढ़ के 23% हुआ है, 23.2%, विच इज स्टिल अ गुड इंप्रूवमेंट। और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि वो इंडस्ट्री लेवल्स पे इस मार्जिन को धीरे धीरे ले जाएगी। अब आ जाते हैं अपन इनके ग्रोथ प्लान्स के बारे में। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इनका 85% बिजनेस हॉस्पिटल बिजनेस से आता है और रिमेनिंग 15% डायग्नोस्टिक्स से आता है। तो एक चीज तो क्लियर है, अभी भी इनका हॉस्पिटल बिजनेस ही प्राइमरी ड्राइवर है। ठीक है, तो अब अगर अपन इनके ग्रोथ प्लान्स के बारे में बात करते हैं, तो फोर्टिस अभी तक काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन पोस्ट 2025 ग्रोथ अब थोड़ी स्लो हो गई है, और मैनेजमेंट गाइडेंस है कि बेड कैपेसिटी अब 6.5% केगर से बढ़ेगा, विच इज ओके बट नॉट ग्रोथ एक्सप्लोसिव। ठीक है, अब अपन अगर बात करें इनके एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो वो आप मेरा फाइनेंशियल मॉडल मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो ऑक्यूपेंसी है वो अभी जो लेवल है 68%, उन्हीं लेवल्स पे एज्यूम करिए, क्योंकि उसके 2 रीजन है। पहला है धीरे धीरे बेड्स इनके बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर आपके हर साल नए बेड्स आ रहे हैं तो ऑफकोर्स नए बेड्स में ऑक्यूपेंसी कम होती है। अब अगर पुराने बेड्स धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी बढ़ाएंगे भी, तो भी ब्लेंडेड नंबर 68-69% के पास रहेगा। दूसरा मेरा रीजन है, जो अभी अग्रेसिवली सब हॉस्पिटल चेंज एक्सपैंड कर रही है, अपोलो, मैक्स, छोटे वाले यथार्थ वगैरह, तो उस वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो कुछ पेशेंट्स कटेंगे, इस वजह से ऑक्यूपेंसी को 68-70% से ऊपर लेके जाना काफी मुश्किल होने वाला है। तो मैंने कंजर्वेटिवली या फिर मैं कहूंगा बेस केस लेवल 68% पे रखा है। आरपॉप ग्रोथ मैंने मैनेजमेंट ने जो गाइड किया है 5% लेवल पे रखा है। ठीक है, बेड कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो मैंने धीरे धीरे बढ़ाते हुए दिखाया है। 5400 बेड्स 27 में दिखाया, फिर 5600 दिखाया, फिर 6200 दिखाया। ये मैनेजमेंट के गाइडेंस के अंदर ही है। अब अगर अपन इन सबको मिक्स करके रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है क्लोज टू 11-12% के रेंज में आ रहा है। 26 में अग्रेसिव ग्रोथ था, क्योंकि बेड कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ा था। अब अपन ग्रोथ 11-12% अज्यूम कर सकते हैं। एबिटा मार्जिन में 2 चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला है एक्सपेंस लाइन पे डॉक्टर फीस और प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंसी फीस। आप मेरे हर वीडियो में देख रहे हो, मैं बार बार यही रिपीट करे जा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर और प्रोफेशनल कॉस्ट बढ़ेगा, उस वजह से इनका जो है वो एक्सपेंस आइटम बढ़ेगा। अब इसकी वजह से ऑफकोर्स एबिटा मार्जिन कम होना चाहिए, बट इस हॉस्पिटल चेन ने एक जो चीज करके दिखाई है, बाकी जगहों पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज अचीव करी है, तो उस वजह से मैंने इनका स्लाइट मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाया है। और जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 25%, उसके आसपास, उससे थोड़ा नीचे मैंने मेरा एबिटा मार्जिन को रखा है। ठीक है, अब कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैल्यूएशंस की। तो जनरली जो हॉस्पिटल्स है उनको मैं 25 to 30 टाइम्स पे वैल्यू कर रहा हूँ अभी, विच इज बेसिस द पास्ट मल्टीपल्स, और अभी जो ट्रेड कर रहे हैं अभी थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गया, क्योंकि वो हमेशा साइकिल्स में होता है। जब कोई बिजनेस अच्छा कर रहा होता है, इन्वेस्टर्स ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, कुछ भी वैल्यूएशन पे ले जाते हैं, तो मैंने उससे थोड़ा कम 25 to 30 टाइम्स मेरे हिसाब से सही रेंज है। बट इस हॉस्पिटल को मैंने 25 टाइम्स पे रखा है, यानी कि लोअर एंड पे रखा है। उसके 2 रीजन है। पहला है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, इनका ग्रोथ जो है वो उतना एक्सप्लोसिव नहीं रहने वाला है। 6-6.5% से इनका बेड कैपेसिटी ग्रो करेगा। तो ऑफकोर्स जो हॉस्पिटल ज्यादा अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं उनको ज्यादा मल्टीपल मिलना चाहिए, क्योंकि उनका अर्निंग ज्यादा ग्रो करेगा, सिंपल रीजन। दूसरा है, जो इनके लेगेसी लीगल इश्यूज चल रहे हैं, अब ऑल द मैनेजमेंट गाइड कर रहा है, उससे कुछ कैश आउटफ्लो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बट एज इन्वेस्टर्स वी हैव टू बी कॉशियस, एंड मेरे हिसाब से उसके वजह से थोड़ा डिस्काउंटिंग देना चाहिए। ठीक है, अब अगर अपन ये सब को रन करते हैं
तो उससे इनका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिसको कहते हैं फेयर शेयर वैल्यू, वो क्लोज टू 800 आता है। अभी इनका शेयर मोर देन 900 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये स्लाइटली अग्रेसिव, स्लाइटली एक्सपेंसिव रेंज पे है। अब आप प्लीज इसको बाय सेल एडवाइस मत समझना, मैं बस मेरा रिसर्च फ्रेमवर्क और वैल्यूएशन फ्रेमवर्क आपसे शेयर कर रहा था, ठीक है। तो अब अपन इस पूरी स्टोरी को जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। बिजनेस वाइज स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, इंटरनेशनल ब्रांड है, एग्युलस डायग्नोस्टिक्स है इनका बिजनेस एक, और आईएचएच की ओनरशिप है, उस वजह से एमएनसी वाला प्रोफेशनल टचअप है कंपनी पे, और ऑक्यूपेंसी बहुत सॉलिड है 68%, आरपॉप ग्रोथ अच्छा है। ग्रोथ की बात करें तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है, मेजर्ड एंड डिसिप्लिन ग्रोथ है, 6.5% का बेड कैपेसिटी ग्रोथ रहेगा, टोटल रेवेन्यू ग्रोथ 11-12% रहेगा, और एबिटा मार्जिन ग्रोथ एबिटा ग्रोथ उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन होगा। रिस्क जो है डॉक्टर शॉर्टेज, जैसे कि हर हॉस्पिटल में इनको भी वही रिस्क है। डेट जो है पोस्ट एक्विजिशन, अगर ये बहुत अग्रेसिवली कंपनीज को अक्वायर करते हैं तो उस वजह से डेट बढ़ सकता है और फिर वो आगे जाके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैल्यूएशन जैसे कि मैंने आपसे अभी शेयर करा, स्लाइटली एक्सपेंसिव लगता है ये स्टॉक वर्सेस इसका जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है और जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो अब आप प्लीज इसको बाय या सेल एडवाइस मत समझना, मैं बस अपना फ्रेमवर्क आपसे शेयर कर रहा था, कैसे आप खुद रिसर्च कर सकते हो और खुद शेयर्स को कौन सा शेयर बाय करना है और सेल करना है डिसाइड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।